नमस्कार, स्वागत है आपका लोकमंच में। मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने के ऊपर जो चर्चा चल रही थी लोकसभा में, वो चर्चा खत्म हो चुकी है, वोट भी हो चुका है। और जो दो प्रपोजल्स लाए गए थे, एक था इस सरकार से ये अनुरोध करते हुए सरकार को संसद ये आदेश दे कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था ये 51% एफडीआई लाने का, ये वापस लिया जाए, विड्रॉ किया जाए। और दूसरा था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में जो संशोधन भी किए गए हैं, उन संशोधनों को भी खारिज किया जाए। ये दोनों मोशंस जो लाए गए थे, इन दोनों मोशंस पर वोटिंग भी हुई है, लेकिन ये दोनों मोशंस गिर गए हैं। सरकार के इस डिसीजन के फेवर में आज वोटिंग हुई है। लेकिन इसके अलावा जो बड़ी बात रही वो सदन के फ्लोर पर हमने चर्चा देखी 2 दिन तक। लगभग सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी की राय रखी और इससे क्या क्या फायदा हुआ है इस मुद्दे से, इस मुद्दे के जब हम अहम पहलुओं की बात करते हैं और इसके अलावा इसके ऊपर जो राजनीति देखने को मिली उसके भी क्या मायने निकल के आते हैं आने वाले दिनों के लिए, ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करूंगा लोकमंच के आज के अंक में। मैं हूं चारू कार्तिकेय। मेरे साथ लोकमंच में आज 3 बहुत ही खास मेहमान। सबसे बाईं तरफ हैं पीटीआई के हेड ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमी प्रकाश चावला। प्रकाश जी का साथ देंगे डॉक्टर सुब्रा कमल दत्ता, आप अर्थशास्त्री हैं और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। और यहाँ मेरे साथ बैठे हैं केजी सुरेश, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच में। सुरेश जी, इसके पीछे की क्या राजनीति रही 2 दिन में, हमने क्या देखा, इस पर थोड़ा और बारीकी से आपकी समझ जो है वो जानना चाहूंगा। सुषमा जी, लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है, आज अपने रिप्लाई में उन्होंने ये गिनाया कि वो बैठ के ऑब्जर्व कर रही थी कि 18 पार्टी के सदस्यों ने अपनी अपनी राय रखी इस चर्चा के दौरान पिछले 2 दिनों में। 18 में से 14 पार्टी के सदस्यों ने इसका विरोध किया, एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल का विरोध किया, जो कि कुल मिलाकर संख्या हो जाती है 282। और सिर्फ 4 ने इसके फेवर में बोला, जो कि संख्या होती है 234। तो उन्होंने कहा कि हमारी मंशा यही थी एनडीए की, ये वोट लाने की, कि ये चीज दूध का दूध और पानी का पानी एकदम साफ हो जाए तस्वीर कि डबल स्पीक किस तरह से हो रही है आज हमारी राजनीति में। बड़ा एक इंटरेस्टिंग ये आयाम रहा है एफडीआई पर इस पूरी बहस का, डबल स्पीक। किस किस को आप गिल्टी मानते हैं डबल स्पीक का? डबल स्पीक तो थ्रू आउट रहा है जी, चाहे वो सरकार की तरफ से, मतलब यूपीए की तरफ से रहा हो, एनडीए की तरफ से रहा हो जी। वो ये वही एनडीए है जिसने 24% एफडीआई पर पहले अपनी ही घोषणा पत्र में बात कही थी जी, और बाद में जब वो सत्ता में विरोधी पक्ष में आता है, विपक्ष में जी, तो उसका विरोध करती है जी। यही सरकार, मतलब यही कांग्रेस जब विपक्ष में थी, इन्होंने बिल्कुल विरोध किया जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्वयं, जो है प्रधानमंत्री ने, वो मतलब उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा में, उन्होंने चिट्ठी लिखा था महाराष्ट्र सरकार को। उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल इस देश के हित में नहीं है, ये देश के जो पूरा एंटायर किराना जो शॉप है, ये सारा रिटेल को खत्म कर देगी। उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था। लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं, वो इसके पक्ष में हो जाते हैं। वही चीज आप देखते हैं कि आज जो पूरा वोटिंग पैटर्न में देखा, या पहले अगर आप देखेंगे कि श्रोमणी अकाली दल रहा है, वो इसका पक्षधर रहा है पंजाब के हैसियत से, लेकिन जब वो एनडीए की बात आ गई तो उन्होंने विरोध किया है। इसी तरीके से आज का आप देखेंगे कि जिस तरीके से आपने जैसे कहा कि कई लोगों ने उसके विरोध में कहा जरूर, लेकिन जब वोट की बात आई तो नहीं आया। तो कहीं ना कहीं पूरा ही डबल स्टैंडर्ड हमने देखा हर तरफ से एफडीआई के मामले में। और मैं कहीं ना कहीं इस बात को मानता हूं कि जो प्रकाश जी ने कहा कि ये कोई बहुत बढ़िया मजबूत मैसेज नहीं गया है सरकार ने। देखिए, अल्टीमेटली एक लोकतंत्र में वोट मायना रखती है। किसने क्या बोला वो नहीं, वोट में किसने कैसे वोट किया वो मायना रखती है। जिस तरीके से चुनाव कौन जीता, कितने मार्जिन से जीता, किसको कितना प्रतिशत मिला, ये मायना नहीं रखती है। जो जीता वो सिकंदर। लेकिन यहाँ सिकंदर तो हो गए, लेकिन जो संदेश विदेश के जो निवेशकों को मिला है वो शायद उतना विश्वास का संदेश नहीं मिला है। जब वाकई जब 18 दलों ने अगर विरोध किया है तो वो उनको कम से कम जो है उनके अंदर घबराहट जरूर हुई होगी यहां इन्वेस्ट करते हुए कि कल को, क्योंकि यहां से विपक्ष की तरफ से ऐसे भी घोषणाएं हुई है कि अगर हम जब सत्ता में आएंगे तो हम इसको पूरी तरह खत्म कर देंगे। तो उनके मन में कहीं ना कहीं होगा कि अब तो 2014 में चुनाव भी आ रही है, चलिए इंतजार करते हैं
कि चुनाव के नतीजे क्या आते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का करेंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो जल्दबाजी में कल आके निवेश कर दे और परसों उनको जाना पड़े, ऐसा नहीं मुझे लगता। और ऊपर से ये जो प्रदेशों पर छोड़ दिया गया है उसके वजह से भी जो है कहीं ना कहीं ये आशंका जो है कि वो कर पाएंगे या नहीं, निवेश का जो है कहां कहां उनको पहुंच होगी कितने, तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके चलते बहुत तुरंत जिस तरीके से सरकार उम्मीद कर रही है नतीजों का, उतना नतीजे जो है जल्दी आने का मुझे संभावना नहीं लग रही है। सुरेश जी, हमने एनडीए की बात की, हमने यूपीए की बात की। दो पार्टियां हैं लोकसभा में, संसद में, जो ना एनडीए में है ना यूपीए में है, बाहर से लेकिन समर्थन जरूर देती हैं यूपीए को। समाजवादी पार्टी 22 सांसद हैं लोकसभा में, बहुजन समाज पार्टी 21 सांसद हैं लोकसभा में। अंत तक अपना पक्ष साफ नहीं किया एफडीआई के मुद्दे पर, बल्कि कल की चर्चा के बाद तमाम पत्रकारों से, तमाम चैनलों पर बात करते हुए दोनों पार्टी के नेताओं की जो एम्बिग्यूटी थी वो क्लियर नजर आ रही थी। सदन में भाषण दिया, पुरजोर विरोध किया एफडीआई का, लेकिन जब पूछा गया कि वोट किस तरफ करेंगे तो साफ साफ जवाब नहीं दिया। क्यों जवाब नहीं दिया वो आज देखने को भी मिला। नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने सीधा सीधा इल्जाम लगाया समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पे कि अगर वो वॉकआउट नहीं करते तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था। हमने देखा दोनों आज वॉकआउट कर गए। क्या कहेंगे आप समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी? देखिए, मैं वही बताना चाह रहा हूं, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि यूटर्न और डबल स्पीक नहीं है। ये सिर्फ एक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से नहीं होता है, एक परिस्थिति के हिसाब से नहीं होता है। अगर इस हिसाब से यूपीए कह सकती है कि हाँ 10 साल के अंदर परिस्थितियां बदल गई है, आज हम रिव्यू कर रहे हैं, तो एनडीए भी कह सकता है कि हमने 2004 में कहा था, लेकिन आज जो है हम जब ग्लोबल एक्सपीरियंस जो हम देख रहे हैं उस आधार पर जो है जिस तरीके से आज न्यूयॉर्क में खुद वॉलमार्ट नहीं अलाउड है। आपके अमेरिका के कई शहर है जिसने वॉलमार्ट को बिल्कुल आने से रोक दिया है। यूएस में ये पूरा स्टैटिस्टिक्स है कि किस तरीके से काफी हद तक जो पॉप एंड मॉम शॉप्स, जिसको हम किराना के दुकान कहते हैं, वो बंद हो गए हैं। थाईलैंड में यही अनुभव रहा है। तो वो ये स्टैंड ले सकते हैं कि नहीं, हमने इस वजह से विचार बदला। लेकिन सवाल ये घूम फिर के वही आता है जो आपने उठाया कि सपा का या बसपा का जो लोग संसद के अंदर तो बहुत जबरदस्त विरोध कर रहे थे, लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तो वो या तो वॉकआउट कर जाते हैं या समर्थन में जो भी उसका एक तरह से आप सरकार को बेल आउट ही कर गए। तो वो क्या यूटर्न नहीं है? तो इसमें सवाल आता है कि क्या एफडीआई वजह थी जिस पर वो कन्विंस होकर उन्होंने सरकार को बेल आउट किया, या क्या उसके पीछे कोई डील रहा कि जिसके तहत जिस तरीके से आरक्षण में कहा ना कि उनके इस एक्शन का मतलब बनता है कि ये बहस एफडीआई बनाम सीबीआई हो गई थी। हाँ, नहीं, मैं भले सीबीआई का मामला भले ना कहूं, लेकिन ये तो खुद जो मायावती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें खुद उन्होंने डिमांड किया था कि भाई वो जो आरक्षण पर जो प्रमोशन की जो बात है वो उनके लिए एक अहम मुद्दा है, उसका विरोध है। तो दूसरी तरफ जो है एक कॉमन जो पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से इस देश में चलता आ रहा है कि आप अपने हर एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए आप एक चीज बताइए कि हम सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखना चाहते थे, तो आप अपना जो भी अवसरवाद या अपना जो भी राजनीति है उसको आप न्यायोचित कर सकते हैं ये बात कहकर। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एफडीआई पर कन्विक्शन, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये भले डिबेट बहुत अच्छा डिबेट हुआ, उसमें दोनों पक्ष रखे रहे। मुझे तो ये लगा कि शायद अगर ये फैसला लेने से पहले पूरे देश भर में ऐसा एक आम सहमति का माहौल बन जाता तो बहुत बेहतर रहता। शायद कई गलतफहमियां भी दूर होती एफडीआई के बारे में, और जो एफडीआई के बारे में कुछ विचार है उसके विपक्ष में, उसके विरोध में, वो भी सामने आ जाती। लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन इतना जरूर है कि इस बहस के सिवाय बाकी जो वोटिंग या जो कुछ पैटर्न हुआ उस पर कहीं भी वो एफडीआई पर जो पार्टीज का जो कन्विक्शन है वो नहीं दिखाता है। ये कन्विक्शन के आधार पर वोट नहीं हुआ है, कन्वीनियंस के आधार पर हुआ है। तो ये आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह से लोकसभा में चर्चा हुई, वोटिंग हुई, वैसे ही कल राज्यसभा में शुरू होने वाली है चर्चा। लोकसभा में सरकार के लिए शायद रास्ता थोड़ा आसान था क्योंकि आंकड़े सरकार के पास हैं, राज्यसभा में आंकड़े यूपीए के पास नहीं है। किस तरह की तस्वीर आप उम्मीद कर रहे हैं राज्यसभा में देखने को मिलेगी? नहीं, देखिए, मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। सरकार तो कैसे ना कैसे जब एफडीआई पे डिस्कशन के लिए सरकार तैयार हो गई तो उसका मतलब है कि सरकार का गेम प्लान तैयार है, सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट हो चुका है। राज्यसभा में भी हर जगह उन्होंने अपना
जो कठिन आपको लग रहा है, लेकिन उनके आंकड़े उन्होंने ये कर लिए हैं, वरना सरकार इसके लिए तैयार नहीं होती, पहली बात। लेकिन संक्षिप्त में इतना भी आपने जो मिडिलमैन का सवाल पूछा, प्लीज हम ये इस बात को न भूले कि वो यहाँ समाज सेवा के लिए नहीं आ रहे हैं। वो अगर हम ये गलतफहमी में, रिलायंस फ्रेश भी आया और आपके बिग बाजार भी आए और बड़े बड़े चेन आए, उनके आने के बाद किसानों को कोई फायदा पहुंचा है? नहीं पहुंचा है। ये क्या करेंगे, ये जरूर है मिडिलमैन को हटा देंगे, लेकिन क्या जो मिडिलमैन जो मुनाफा कमाता है वो ये अपनी तरफ ले लेंगे या आगे को पास ऑन करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? सिर्फ ये है कि वो मिडिलमैन के थ्रू के बजाय वो खुद डायरेक्टली जाके खरीदेंगे, लेकिन मुनाफा उतना ही रखेंगे जितना कम मार्जिन। आज आप पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस है कि कम से कम सैलरीज में ये लोगों को रखते हैं। वो पूरे जितने भी आप देखेंगे कि जहां जहां ये वहीं पनपे हैं, वहीं प्रॉस्पर किया है जहां ट्रेड यूनियन मूवमेंट खत्म हो गया है। कहीं भी जहां ट्रेड यूनियन मूवमेंट है वहां ये कामयाब नहीं हुए हैं, चाहे वो जर्मनी हो या साउथ कोरिया हो, ऐसे मुल्कों में ये कामयाब नहीं हुए हैं जहां मजदूर मजबूत है। तो ये सब फैक्टर्स है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अब हो गया है, पार्लियामेंट का हो जाएगा, अगर बाकी है उसके बाद देखने वाली बात है कि मुझे तो ये नहीं है कि क्या कल राज्यसभा में होगा, लेकिन अगर राज्यसभा में होने के बाद भी इस वक्त जो हालात हैं, मौजूदा हालात में, क्या फॉरेन इन्वेस्टर आज जो जिसे कहते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जहां अनसर्टेनिटी है, ऐसी एक स्थिति में क्या फॉरेन इन्वेस्टर इधर आके इन्वेस्ट करना चाहेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। जी चलिए, तो पॉलिसी अनसर्टेनिटी, जैसा कि जिसको पॉलिसी रिस्क जिसके बारे में प्रकाश जी ने बात कही, और अनसर्टेनिटी कुल मिलाकर लेकर एफडीआई को अभी भी ये बरकरार रहेगी। एफडीआई का रास्ता आने वाले दिनों में भी आसान नजर नहीं आता है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में हमारे पास वक्त इतना ही है। प्रकाश चावला जी, डॉक्टर सुब्रह कमल दत्ता, के जी सुरेश, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लोकमंच के आज के अंक में इतना ही। जुड़े रहिए लोकसभा टेलीविजन से। नमस्कार।